हेलो एवरीवन। आज मैं पंकज दुबे संस्कार वैली की तरफ से क्लास 9 बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाने आया हूँ। तो हम बात कर लेते हैं व्हाट इज सेल। सेल क्या है? सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। अब इसका मतलब क्या है पहले समझ लेते हैं कि सेल क्या है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। स्ट्रक्चरल कैसे? स्ट्रक्चरल ऐसे कि उसकी जो पूरी समझ लो कि हमारी जो पूरी बॉडी है, एनिमल या प्लांट की किसी की भी बॉडी है, उसका स्ट्रक्चरल यूनिट होने का मतलब है कि उसका स्ट्रक्चर, उसकी जो बनावट है वो उसी चीज से बना हुआ है, यानी वो सेल से बना हुआ है, तो स्ट्रक्चरल यूनिट होगी। हमारा बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर है, ये किससे बना हुआ है? सेल से, तो स्ट्रक्चरल हो गया। फंक्शनल मतलब समथिंग विच इज फंक्शनल, जो चीज़ कोई काम कर रही हो, जो चीज़ ऑपरेशनल हो, काम करती हो, वर्क परफॉर्म करती हो, तो हमारे सेल्स सारे वर्क परफॉर्म करती है, लाइक रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, सारे लाइफ प्रोसेस को वो एक्सेप्ट करती है और परफॉर्म करती है, तो वो फंक्शनल भी है। एक अकेली सेल भी अपने आप में फंक्शन होती है और लिविंग होती है। एक बैक्टीरिया एक सेल है, एक एमीबा है, तो वो भी लिविंग होता है, एंड इट इज मेड अप ओनली वन सेल बिकॉज जैसे कि हम अमीबा की बात कर ले तो अमीबा की जो पूरी बॉडी है वो उसका एक स्ट्रक्चर है, तो उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल। स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट कैसे? दैट अमीबा इज लिविंग एंड परफॉर्मिंग ऑल द लाइफ प्रोसेसेस विच आर नेसेसरी फॉर आवर लाइफ टू कंटिन्यू, फॉर दैट लाइफ टू कंटिन्यू। उसकी लाइफ को कंटिन्यू होने के लिए जो भी चीज़ें उसमें चाहिए वो परफॉर्म करता है। तो हमारी पूरी बॉडी या हम अपने आसपास जो भी लिविंग वर्ल्ड देखते हैं, एवरी थिंग इज मेड अप ऑफ सेल। ऑल लिविंग वर्ल्ड, जिनमें भी जीवन है, जो लिविंग वर्ल्ड है, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स ओनली। सेल्स के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो ये हमने बात करी एक बेसिक क्या है, क्योंकि इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज कि लाइफ की सबसे छोटी यूनिट यही है। इससे छोटी यूनिट या सेल के अगर आप और टुकड़े कर दो तो आप इससे आपको लिविंग मटेरियल नहीं मिलेगा। तो सेल एज अ होल फॉर्म्स द स्मॉलेस्ट लिविंग आइडेंटिटी। इससे छोटी कोई और लिविंग यूनिट अवेलेबल नहीं है। इट इज द स्मॉलेस्ट थिंग, so that's why it is called the fundamental unit of life. अब बात कर लेते हैं about the discovery of the cell. Who discovered the cell? सेल के बारे में पता कहाँ से चला? सेल एक्चुअली इट्स वेरी स्मॉल, इट्स साइज इन माइक्रोमीटर्स। इसका साइज बहुत ही छोटा और माइक्रोमीटर्स में होता है, मीन्स 10⁻⁻⁶ की रेंज में होता है, और इतना छोटा साइज हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। और आईज कैनॉट प्रोवाइड अस द रेजोल्यूशन ऑफ दिस मच दैट वी कैन सी द सेल। तो हम अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते, वी नीड अ स्पेशली डिजाइंड माइक्रोस्कोप। हमें एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, हमें एक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो सीधी बात है, सेल को देखना है तो सेल को अगर देखा जाएगा तो उससे पहले हमारे पास हमें यह समझना पड़ेगा कि माइक्रोस्कोप कहाँ से आया, बिकॉज इट्स अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। सेल काफी माइक्रोस्कोपिक है, और माइक्रोस्कोपिक है यानी अपने आंखों से देख नहीं सकते। तो उससे पहले हमें जरा माइक्रोस्कोप की बात करनी पड़ेगी कि अराउंड 1685 के आसपास रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट, ब्रिटिश साइंटिस्ट, इंग्लिश साइंटिस्ट। इन्होंने डेड सेल्स, कॉर्प लिया था प्लांट का, और उसके स्ट्रक्चर को अपने खुद के डिजाइन क्रूड माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया था। अब जब उन्होंने ऑब्जर्व किया, देन ही फाउंड दीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द बार्क ऑफ अ सेल। तो ऐसे स्ट्रक्चर उनको कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर नजर आए। ही कॉल्ड देम एज सेल्यूला, उनको उन्होंने सेल्यूला या सेल्यूले कहा, एंड इट मींस कंपार्टमेंट्स। आपको छोटे छोटे रूम, छोटे छोटे कंपार्टमेंट जैसे दिख रहे हैं, ऐसा ही उन्होंने देखा था। जो कॉर्प लिया था उन्होंने, उसमें डेड सेल्स थी, एंड दे आर लाइक दिस वन ओनली, तो उन्होंने उसको नाम दिया था। रॉबर्ट हुक वाज द साइंटिस्ट। तो उन्होंने देखा इसको, उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, और उन्हीं के नाम उन्होंने इसको सेल नाम दिया, एंड वी आर यूजिंग दैट नेम। इसके बाद, इसके कुछ सालों बाद एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले प्लांट सेल्स को लेकर लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया, और वो माइक्रोस्कोप वाज मच बेटर देन द माइक्रोस्कोप डिजाइंड बाय रॉबर्ट हुक। तो एंटनी वॉन लीवेनहॉक का माइक्रोस्कोप थोड़ा और अच्छा था, तो उन्होंने लिविंग सेल्स को थोड़ा और अच्छे से ऑब्जर्व किया और स्ट्रक्चर को देखा।
इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने अलग अलग तरह से और बेटर टेक्निक्स और बेटर होती और मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन हमें मिलने लगा, तो हमने सेल के कंप्लीट स्ट्रक्चर को स्टडी कर लिया। तो दिस वाज अबाउट द डेफिनेशन कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया क्रूड माइक्रोस्कोप से, उसके बाद एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ऑब्जर्व किया, एंड लेटर ऑन मेनी साइंटिस्ट दे केम विद मोर रिफाइंड टेक्निक्स एंड दे हैज गिवन द ऑल कॉन्सेप्ट अबाउट द एंड ऑल पार्ट्स अबाउट द सेल। सारे सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ लिया गया है, अब तो कंप्लीट स्टडी है। जैसे कि हमारे पास जो हम अभी लेटर हाफ ऑफ दिस चैप्टर में हम पढ़ेंगे गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, न्यूक्लियस है, प्लास्टिड्स हैं, वैक्यूल्स हैं, दिस ऑल सेल ऑर्गेनेल्स, इनकी भी कंप्लीट स्टडी अब हो चुकी है बिकॉज वी हैव नाउ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच इज द बेस्ट वन अमंग द ऑल। तो हम काफ़ी मैग्नीफाइड इमेजेस से पूरे स्ट्रक्चर को आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया दिस वॉज बेसिक थिंग अबाउट सेल कि लाइफ सेल से ही स्टार्ट हुई है। अगर हम बात करें बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो वाटर में लाइफ स्टार्ट हुई है, वाटर में, तो वाटर में भी जो लाइफ स्टार्ट हुई है दैट वाज अ सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल। बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो वाटर में प्रेजेंट थे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंबाइन हुए हैं अलग अलग फॉर्मेशंस में, और तब जाके जो फर्स्ट एंटिटी लिविंग एंटिटी जो बनी दैट वाज अ प्रोकैरियोटिक सेल, और वहीं से फिर लाइफ को स्टार्ट माना जाता है। तो लाइफ इज ऑल अबाउट सेल ओनली। जैसे एक घर होता है, एक घर किसका बना होता है? ईंटों का बना होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो घर के। तो ऐसे हमारी बॉडी या किसी भी एनिमल या प्लांट्स की बॉडी दे आर ऑल मेड अप ऑफ बिल्डिंग यूनिट्स कॉल्ड सेल। सेल जितनी ज्यादा होंगी शरीर उतना ही ज्यादा बड़ा दिखाई देगा आपको। जैसे कि एलिफेंट है और एंट है, चींटी है और हाथी है। चींटी इतनी छोटी क्यों है? बिकॉज द नंबर ऑफ सेल्स आर वेरी लेस। एन एलिफेंट इज सो बिग इन साइज बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स आर ह्यूज इन नंबर। जितनी ज्यादा सेल्स होंगी, जैसे कि एक मकान में जितनी ज्यादा ईंटें लगी होती हैं, आप मकान को उतना ही बड़ा देखेंगे जिसमें जितनी ज्यादा उसमें आप ईंटें लगेंगी, और जितनी ईंटें कम लगी हों तो मकान उतना ही छोटा होगा। तो ये हमने सेल के बारे में थोड़ा एक बेसिक लिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेल थ्योरी। इसके बाद क्या हुआ, कोई साइंटिस्ट आए, मैथ्स शेल्डीन और श्वान। शेल्डीन और श्वान ने अपने कुछ पॉइंट्स बताए हैं सेल के बारे में। पहला पॉइंट तो यही था that all living beings are made up of cells। तो ये पॉइंट था पहला उनका। एक पॉइंट उन्होंने और दिया था कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, सेकेंड पॉइंट था। और एक और साइंटिस्ट जो बाद में आए, रुडोल्फ कार्ल विर्चो ने इसमें एक पॉइंट और ऐड कर दिया कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये तीन पॉइंट मिलाकर क्या कहलाती है? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में क्या पॉइंट है? पहला है सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल, सेकेंड पॉइंट है all living organisms are made up of cells. These two points were given by Sheldon and Schwann, and later on one more point was added by Rudolf Virchow। उन्होंने कौन सा पॉइंट बताया? all cells arise from pre-existing cells। यानी जो अभी जो सेल्स है वो कहाँ से आती हैं? पुरानी सेल्स। पुरानी सेल्स जो होती है वो पहले वो डिवाइड करती हैं, उनमें डिवीजन होता है तो नई सेल्स आती है, बाद में वो डिवाइड करती है और फिर वी गेट अनदर न्यू सेल्स। तो ये जो तीन पॉइंट है, इस अपन इन तीन पॉइंट को मिला के क्या कहते हैं? सेल थ्योरी। तो ये सेल थ्योरी के पॉइंट हो गए। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं शेप एंड साइज ऑफ द सेल। शेप एंड साइज ऑफ द सेल, शेप और साइज कैसा हो सकता है सेल्स का, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं।
तो सेल के साइज के बारे में तो हमने बात कर ही ली है कि सेल दे आर माइक्रोस्कोपिक और आर माइक्रोस्कोपिक ये बहुत छोटी होती हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शेप के बारे में थोड़ा बात करने की ज़रूरत है। अब साइज और शेप बेसिकली जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि वेयर दैट सेल इज एक्चुअली प्रेजेंट, इन विच ऑर्गन इट इज प्रेजेंट, व्हाट फंक्शन इट इज परफॉर्मिंग एंड सरफेस टेंशन अराउंड द अदर सेल्स, कि उसको बाकी सेल से कैसा सरफेस टेंशन मिल रहा है, कैसा प्रेशर है उसके ऊपर। वहां से सरफेस टेंशन अगर ज्यादा होगा चारों तरफ से तो उसका साइज छोटा होगा, और कम होगा तो साइज बड़ा होगा। ऑर्गन इन विच इट इज प्रेजेंट ये काफी मैटर करता है कि वो ऑर्गन, जैसे कि अब बोन्स में ऐसी सेल्स होती हैं स्पिंडल शेप, हमारे नर्व सेल्स में इस तरह की सेल, न्यूरॉन में यानी हमारी ब्रेन सेल्स होती हैं ये इलॉन्गेटेड इस तरह की होती हैं। ह्यूमन स्पर्म इस तरह का होता है, ओवम इस शेप में होता है, और बोन सेल्स कुछ इस तरह से होती हैं। मीन्स शेप बहुत ज्यादा वेरी करता है। शेप किस पर डिपेंड कर रहा है कि किस ऑर्गन में वो आपकी सेल प्रेजेंट है, वो लिवर में की सेल्स है या हार्ट की सेल है या किडनी में है वो, या आपके ब्रेन की सेल है या मसल सेल है, मतलब और वो कैसा फंक्शन परफॉर्म कर रही है। जैसे कि मसल सेल का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, तो दे आर स्पिंडल इन शेप सो दैट दे कैन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सके। ब्रेन सेल का काम क्या है, ब्रेन सेल सबसे लंबी होती है बॉडी में, इट्स फंक्शन इज टू कैरी द इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी एंड फ्रॉम बॉडी टू द ब्रेन। और ह्यूमन स्पर्म आप देख सकते हैं कैसा है, इस तरह का है, ये टेल है और ये पूरा उसका हेड है, इस तरीके से इसको स्विम करके जाना होता है। और ये ओवम है, फीमेल एग सेल है, ये बोन की सेल है, ये हमारे मसल्स की सेल है। तो शेप के बारे में यही कहा जा सकता है कि शेप डिपेंड करता है कि आपकी सेल किस ऑर्गन में प्रेजेंट है, मसल्स में है, हार्ट में है, लिवर में है, ब्रेन में है, कहां पर है, और वो कैसा फंक्शन परफॉर्म कर रही है, उसके हिसाब से शेप अलग अलग टाइप, सर्कुलर, इलिप्टिकल, ओवॉइड, इलोंगेटेड, स्पिंडल शेप, दिस लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब these all are according to the kind of function they are performing and kind of organ in which they are present। इसके हिसाब से शेप अलग अलग हो सकता है, साइज भी अलग अलग सबका होता है, बट दे ऑल आर बेसिकली माइक्रोस्कोपिक, कि हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है इनको देखने के लिए। So this was all about shape and size of the cells। अब हम बात कर रहे हैं what basic things are there which actually each and every cell contain। There are some basic things which each and every cell has, मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हर एक सेल के पास पाई जाती हैं, उनकी हम बात कर लें। What they are, there are actually three things। ये है वो तीनों चीजें। These are the three basic parts which each and every cell contain। किसी भी सेल में कहीं की भी सेल हो, कैसा भी शेप और साइज हो, लेकिन आपको उसमें ये बेसिक तीन पार्ट्स तो मिलेंगे, बिकॉज दीज आर एसेंशियल पार्ट्स। लेकिन इसको बताने से पहले, इसको डिस्कस करने से पहले मैं इसी से स्टार्ट करूंगा, सेल मेम्ब्रेन से ही। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ और सेल के बारे में कुछ और एक दो चीजें रह गई वो बता दूं कि सेल में दो तरह की वैल्यू बताई जाती है, या ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। अब इसको थोड़ा सा बात कर लें। इसको वैसे सभी जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है अपनी छोटी क्लासों में, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर, यूनि मींस वन, सिंगल, सेल्युलर मींस सेल। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच आर ओनली मेड अप ऑफ सिंगल सेल, जो केवल उनकी पूरी बॉडी ही एक सेल की है। एमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, सो दे ऑल आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, अगेन आई एम रिपीटिंग, विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, जो केवल एक ही सेल के बने हैं, जिनकी बॉडी में एक ही सेल है, दे आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर।
एग्जाम्पल क्या है, एमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, दे ऑल आर एग्जांपल्स. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स like we only, and all higher animals, plants, they all are multicellular, means made up of many cells, thousand millions of cells actually. तो बहुत सारे सेल्स के बने जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेलुलर जनरली दे आर वेरी शॉर्ट इन साइज, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज बिकॉज एक ही सेल के हैं. देयर लाइफ स्पैन इज ऑल्सो वेरी शॉर्ट, ये बहुत कम वक्त तक जिंदा रहते हैं, कि लाइफ स्पैन भी बहुत छोटी होती है. एक और चीज, इनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है, मतलब एक ही सेल सारे काम करती है. एक ही सेल है तो वही सारे काम करेगी, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, सारा काम, ऑल द वर्क इज परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल ओनली. अब अगर हम इसकी बात कर ले, इनमें मैनी सेल्स, देयर आर मैनी सेल्स, दे हैव अ लॉन्गर लाइफ स्पैन, इनकी लाइफ स्पैन थोड़ा ज्यादा होती है. एंड बिकॉज लॉट्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, सो देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर. अपन अपना एग्जांपल ले लें, हमारी बॉडी में हार्ट में जो सेल्स हैं, लिवर में सेल्स हैं, किडनी में है और ब्रेन में. तो हार्ट वाली सेल्स दे आर पंपिंग द ब्लड, वो अलग परफॉर्म कर रही है वर्क. किडनी में जो है सेल्स हैं दे आर ऑल्सो सेल्स बट देयर वर्क इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. ब्रेन में जो सेल्स हैं वो सिग्नल कैरी करना, इम्पल्स जनरेट करना. तो देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर, सभी का काम बटा रहता है, ऐसा यूनिसेलुलर सेल में नहीं होता. तो दिस वाज अ लिटिल बिट अबाउट यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. एंड वन मोर थिंग that is also very important which I would like to discuss here, कि सेल दो और टाइप में होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिजाइन एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. तो पहले हम बात कर लें प्रोकैरियोटिक की. ये प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती है? मैंने पहले बताया कि लाइफ जो वाटर में स्टार्ट हुई थी, तो लाइफ जब स्टार्ट हुई थी दैट वाज फ्रॉम अ प्रोकैरियोटिक सेल ओनली. वो जब जीवन शुरू हुआ था इस अर्थ पर, तो वो एक प्रोकैरियोटिक सेल ही थी जहां से लाइफ स्टार्ट हुई थी. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर वेरी प्रिमिटिव, वेरी ओल्ड सेल्स दैट आर प्रेजेंट फ्रॉम ऑन अर्थ फ्रॉम बिलियंस ऑफ ईयर्स. इन्हें कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल्स आर जनरली स्मॉल इन साइज, इनका साइज जनरली स्मॉल होता है. दे आर प्रिमिटिव मीन्स they are not very advanced, they are very old cells, old structure, all basic structure present होते हैं इसमें. तो ये primitive cells हैं, ये they are small in size as compared to eukaryotic, का size छोटा होता है. they do not have a well defined, अगर ये cell है तो ये nucleus है, तो इनमें कोई well defined nucleus present नहीं होता है. ये खास बात है. दे डू नॉट कंटेन अ प्रॉपरली वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वो इनमें एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं मिलेगा. तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है एक सिंगल क्रोमोसोम, जनरली एक सिंगल क्रोमोसोम होता है. इट लाइज फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली लाई करता है. एंड वन मोर डिफरेंस इज देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. सेल में कई ऑर्गेनेल्स मिलते हैं जिनके बाहर मेम्ब्रेन मिलती है. ऐसे जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं जिनके बाहर मेम्ब्रेन पाई जाती है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलते हैं. अब ऐसे कौन से ऑर्गेनेल्स हैं जिनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया. दे ऑल आर एब्सेंट. इनमें से कोई भी आपको प्रोकैरियोटिक सेल में, इवन न्यूक्लियस इज ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंड, दैट इज ऑल्सो एब्सेंट. तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में. नाउ एक और टाइप होता है, दैट इज यूकैरियोटिक सेल. They are more advanced, better adapted for life. ये ज्यादा एडवांस हैं और इन्हीं से इवॉल्व होकर प्रोकैरियोटिक में ही कुछ मॉडिफिकेशन और इवॉल्व होकर ये सेल बनी है. अब दे हैव अ लॉन्गर लाइफ स्पैन, दे आर बिगर इन साइज में बड़ी होती है प्रोकैरियोटिक से. और दे कंटेन अ प्रॉपरली वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. इनमें एक अच्छा खासा, इसमें
प्रॉपर एक न्यूक्लियस मिलता है सेल के अंदर, और जो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है, जो भी आरएनए, दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट था, इसमें न्यूक्लियस प्रॉपरली मिलता है, तो न्यूक्लियस इसके अंदर रहता है। और मैंने बताया जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, जिनके बाहर मेम्ब्रेन पाई जाती है, दे ऑल आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल लाइक न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, mitochondria, they all are found in eukaryotic cell and we all are eukaryotic organisms. हम जो हैं all higher animals or higher plants, they all are eukaryotic. Only few bacteria and few microscopic organisms, only they are prokaryotic. Rest all are eukaryotic organisms present and living on this earth. तो ये मुझे बताना था, ये मैंने इसलिए साइड में लिख दिया था। इसके बारे में मैं बता रहा था कि दीज आर द 3 बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सेल, ऑफ ईच एंड एवरी सेल which possesses, these are the 3 structures which are found in each and every cell. ये 3 ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर हैं हमारे जो हर सेल में मिलते हैं, तो हमने थोड़ा बहुत इनके बारे में डिस्कस करना है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, तो पहले हम इसी से बात करते हैं, और इन दोनों को हम हटा देते हैं, इन पर बाद में बात करेंगे। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अगर हम किसी भी सेल की बाहर की बात कर लें, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ मेम्ब्रेन और आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ अ सेल, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन केस ऑफ बेसिकली इन केस ऑफ एनिमल सेल्स, अगर हम प्लांट सेल्स की बात कर लें तो प्लांट सेल में ऐसा रहता है। वन मोर एडिशनल लेयर इज फाउंड, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर ये वाली है, ये है फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक बाहर से एक प्लांट सेल में एक लेयर और पाई जाती है, सेल वॉल, बट इन केस ऑफ एनिमल देयर इज नो सेल वॉल, एक ही सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो अब इसकी बात कर लें तो आप जैसे देख रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का काम आप समझ सकते हैं कि प्रोटेक्टिव इन नेचर, इट डीलिमिट और इट लिमिट्स द साइज ऑफ द सेल। साइज अब बाहर की बाउंड्री है, जो भी कंटेंट है साइटोप्लाज्म सेल के अंदर जो भी चीज है, दे ऑल आर प्रेजेंट, वो इसके बाहर नहीं जा सकते। इट्स अ बाउंड्री विच डीलिमिट, which provides a limit to the internal structure. It gives a regular or proper shape. It defines the shape and size of the cell also. ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यही शेप भी डिसाइड करता है, साइज भी डिसाइड करता है सेल का। इट इज प्रोटेक्टिव ऑल्सो, ये बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स और हार्मफुल एजेंट से इट्स प्रोटेक्टिव इन नेचर ऑल्सो। एंड वन वेरी स्पेशल क्वालिटी ऑफ अ plasma membrane or cell membrane is that it is permeable. Permeable means it allows certain things to enter inside and it also allows certain things to move outside. Means not all things, selective some things, only few things are there. That is why it is also called selectively permeable membrane. Plasma membrane is also called selectively permeable. It is not permeable for all things, it is permeable only for few things. Like अगर सेल से किसी चीज को अंदर जाना है, दैट इज सेल किसको अंदर ले लेगी? न्यूट्रिएंट्स, वाटर, फूड या ऐसी कोई भी चीज है, सेल क्या करेगी? इनको इनके लिए सेल अलाउ करती है कि ये अंदर जा सकते हैं, ये मेम्ब्रेन अलाउ करती है। और कोई अगर यहाँ पे हार्मफुल बैक्टीरिया हो, यहाँ पे हार्मफुल कोई केमिकल पड़ा हो, तो दिस मेम्ब्रेन इज नॉट परमेबल, वो उसको अलाउ नहीं करेंगे। बात समझ में आई? जो काम की चीजें, जो अच्छी चीजें हैं, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द सेल, सेल उनको अंदर ले लेगी, सेल उनको एक्सेप्ट कर लेगी, बट हार्मफुल चीजों को वो इस लेयर को पार नहीं कर सकते, वो सेल मेम्ब्रेन को पार करके अंदर ले जा सकते, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल, इट विल नॉट अलाउ देम टू एंटर इनसाइड। और जैसे सेल के अंदर बहुत सारी हार्मफुल चीजें हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट है, और भी कुछ चीजें हैं विच आर नाउ नॉट इन यूज और नॉट रिक्वायर्ड, सेल उनको कहाँ फेंक देती है? बाहर से। बाहर फेंक, ये जो मेम्ब्रेन है ये अलाउ करती है, तभी तो बाहर फेंक दिया उसने,
तो ये उसको अलाउ करती है कि सारा मटेरियल बाहर चला जाए। तो हमने देखा दिस नेचर इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल, कि सेल कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को, कुछ काम की चीज़ों को अंदर ले लेती है, हार्मफुल और फालतू चीज़ों को वो बाहर फेंक देती है। और उसमें हेल्प कौन करता है? ये सेल मेम्ब्रेन। तो आप ठीक आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन और ये मेम्ब्रेन क्या काम करती है। इसके बाद जो मुझे बताना है आपको, वो हेडिंग है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, कि इस मेम्ब्रेन के इधर की तरफ और उधर की तरफ कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। मैंने बताया कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, तो मेम्ब्रेन को पार करके कैसे कोई चीज सेल के अंदर जाती है या सेल से कैसे कोई चीज सेल के बाहर निकल जाती है। जैसे मैंने बताया ये सेल है, सेल के अंदर कैसे कोई चीज बाहर से अंदर आती है या अंदर से कैसे बाहर निकलती है, इसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस। अक्रॉस मतलब बोथ द साइड्स, दोनों तरफ से कैसे मूवमेंट होता है, तो हम उसको देखना है। तो उसके हिसाब से जो पूरा मूवमेंट है वो दो टाइप का है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो हम थोड़ा उसको भी समझ लें, बिकॉज ये एग्जाम में आता है, कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पहले हम पढ़ लेते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट? पैसिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है विच अकर्स विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ये बिना एनर्जी के होता है। इसमें इस वाले ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, एनर्जी रिक्वायर होती है और ना ही कोई कैरियर प्रोटीन भी इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती। नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, नो कैरियर प्रोटीन इज रिक्वायर्ड। और इसके दो टाइप, और वन मोर थिंग, इट ऑलवेज अकर अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये हमेशा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग ही होता है। अब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, आप इतना याद रखिए, हाई टू लो। जब भी कोई चीज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होती है, इट मीन्स इट इज गोइंग फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। और कोई भी चीज हाई से लो में आना बहुत आसान है। जैसे यहाँ पे मैंने मार्कर पकड़ा है, इसको ये हाई लेवल पर है, हाइट पर है एज कम्पेयर टू ग्राउंड। अगर मैं इसको छोड़ूं तो बड़े आराम से नीचे चला जाएगा, हाई से लो की तरफ। लेकिन क्या लो से हाई पे आ पाएगा? नहीं। उसके लिए क्या चाहिए? अगर आपको करना हो लो से कोई चीज हाई से, तो कोई भी चीज लो पे बड़े आराम से चली जाएगी। तो इसे कहते हैं क्या? अलोंग द ग्रेडियंट जैसा उसकी तरफ ही जा रही है। बट अगर अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाना हो, लो से हाई, तो क्या चाहिए पड़ेगी? एनर्जी। इसी मार्कर को अगर गिर गया है तो ऊपर यहाँ तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो ग्रेडियंट के अगेंस्ट। तो ये हो गया हाई से लो। तो हमेशा जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें कभी एनर्जी आपको नहीं लगानी पड़ती, ये अपने आप हो जाता है, अपने आप होता रहता है। और हाई से हमेशा लो, इसे कहते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलावा होता है। और इसमें कोई कैरियर प्रोटीन या कोई भी ऐसी चीज नहीं चाहिए पड़ती है। अब इसके क्या है? इसके दो टाइप हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट के दो टाइप हैं। पहला है डिफ्यूजन, अगला है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या होता है? इट्स अ मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन। सीधी सी बात है, कोई भी चीज अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से, और इसमें ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑल आर एक्सेप्टेड। डिफ्यूजन तीनों में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस और मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्योंकि ये पैसिव का पार्ट है, पैसिव का टाइप है, तो आपको मालूम है एनर्जी नहीं लगेगी। कहां से जाएगा? हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो ये चीजों का मूवमेंट है। अब बात कर ले ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस सेम मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस बट ओनली इन लिक्विड फॉर्म, मेनली दैट इज वाटर। ये सॉलिड और गैस में नहीं होता।
मूवमेंट ऑफ अ लिक्विड और वाटर फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ये भी हाई से लो होता है, अलोंग अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार करता है। देखो डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन चाहिए ही नहीं, डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन नहीं लगता, लेकिन ऑस्मोसिस में मेम्ब्रेन चाहिए पर ये एक मेम्ब्रेन की एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है और ये भी हाई से लो पर जाता है, लेकिन ये केवल वाटर या लिक्विड में होगा, ये सॉलिड और गैस में नहीं होगा। डिफ्यूजन तीनों में होगा, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में होगा, लेकिन ये केवल लिक्विड और मतलब वाटर है वो सॉल्वेंट इनमें ही होगा आपको। तो ये दो टाइप थे किसके, ये दो टाइप मैंने आपको बताया किसके, ये थे पैसिव ट्रांसपोर्ट के। इनको हम इस पर हम और भी बातें करेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियोस, को और भी बहुत सारी चीज़ थोड़ा बतानी है मुझे इन पर लेकिन अभी शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हम एक और चीज़ देखते हैं, एक और टाइप का ट्रांसपोर्ट है, वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज दिस? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी इज रिक्वायर्ड, सबसे पहली बात एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ये ऐसा ट्रांसपोर्ट है इन विच यू हैव टू एक्सपेंड सम एनर्जी, इसमें एनर्जी लगेगी और सीधी सी बात है इट अकर्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये लो से हाई, मैंने कहा था लो से कोई भी चीज हाई पर आएगी तो एनर्जी, पानी भी होता है ऐसे ऊपर से क्या होता है नीचे गिरता है, कोई भी चीज आप ऊपर से फेंकोगे वो ऊपर से नीचे आराम से आ जाएगी विदाउट एनी एनर्जी, बट नीचे से यानी लो से हाई की तरफ क्या अपने आप हो जाएगा? नहीं। व्हाट इज रिक्वायर्ड? एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और इसमें कैरियर प्रोटीन्स, इसमें कुछ कैरियर प्रोटीन्स की भी जरूरत पड़ती है और वो कैरियर प्रोटीन ही है जो एनर्जी खर्च कराती है। और ये कहां से होता है? लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो आज मैंने आपको इतना पूरा सेल के बारे में बताया है और इसी पर और भी बातें करनी है, कुछ और भी टॉपिक्स हैं। आशा करता हूं मैं कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा और आगे हम फिर मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।